क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ द सम ऑफ द जीरोस if the sum of the zeros of the quadratic polynomial, if the sum of the zeros of the if the sum of the zeros of the quadratic polynomial if the sum of the zeros of the quadratic polynomial kx square plus 4x plus 3k is equal to their product, comma, then the value of k is चार ऑप्शंस हैं, -3/4 प्लस 3/4 -3/4 प्लस 3/4 -3/4 प्लस 3/4 4/3 और -4/3 4/3 और -4/3 if the sum of the zeros of the quadratic polynomial is equal to their product। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल दे रखे हैं। तो आप ये देखिएगा, इसमें जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हम fx मान लेते हैं या px मान लेते हैं, हमारी मर्जी। हमने मान लिया इसको px। तो ये दे रखा है kx² प्लस 4x प्लस 3k। ठीक है, मैं बोलूंगा कंपेयर इट विद standard quadratic polynomial। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा a हो गया। तो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 3k। ठीक है, ये जो लास्ट वाली टर्म है कांस्टेंट टर्म, इसको हम c बोल देते हैं। तो c इज इक्वल टू 3k, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो b और x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो a। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा होता है हमको? -b/a। तो -b/a कितना हो गया? -4/k। दूसरा अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है c/a। अब c कितना है? 3k और a कितना है? k। तो 3k/k ये हो गया k, गिवन सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल दे रखे हैं। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -4/k और अल्फा बीटा कितना है? 3। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 3k इज इक्वल टू -4। तो k की वैल्यू हो गई -4/3। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी। बताइए जी, सभी को क्लियर है? समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
the zeros of the quadratic polynomial the zeros of the quadratic polynomial the zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k x square plus kx plus k comma where k is greater than 0 where k is greater than 0 ऑप्शन ए है और बोथ पॉजिटिव, ऑप्शन बी है और बोथ नेगेटिव। और बोथ पॉजिटिव, ऑप्शन बी है और बोथ नेगेटिव। और बोथ नेगेटिव, ठीक। उसके बाद ऑप्शन सी है आर ऑलवेज इक्वल। आर ऑलवेज इक्वल, ये ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है आर ऑलवेज अनइक्वल। ठीक है। अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी था हमारे पास जिसमें ना हमसे ये पूछा गया था द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लिए थे। यहाँ तो के की टर्म्स में दे रखा है, यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ तो निकालना मुश्किल है। तो वो पूछ रहे हैं कि वो दोनों पॉजिटिव होंगे, वो दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, क्या होगा बताइए। तो देखो क्या करते हैं, चलो अभी देखते हैं। मैंने ये कहा कि जो भी मेरे को गिवन पॉलिनोमियल है उसको एफ एक्स मान लो या पी एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, तो इसको लिखो 1x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। तो आप समझ गए होंगे इसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ए हो गया, तो ए तो हो गया 1, बी हो गया के और सी भी हो गया के। ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि इन्होंने बोला है कि के इज ग्रेटर देन 0, के नेगेटिव नहीं है, के ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। तो अब जरा देखो अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। तो माइनस के अपॉन 1 हो गया। ठीक। माइनस के अपॉन 1, तो यहां से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारे जीरोस हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये माइनस के अपॉन 1 का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के हो गया। समझ गए। के तो हमेशा पॉजिटिव है लेकिन उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक। तो मैं ये कहूंगा कि अल्फा हो सकता है अल्फा पॉजिटिव हो, सॉरी हो सकता है अल्फा नेगेटिव हो और बीटा पॉजिटिव हो, क्योंकि जब नेगेटिव वाला टर्म होता है बड़ा, मान लीजिए -3 + 2 अगर मैं बोल दूं, -3 + 2 अगर मैं बोल दूं तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। और दोनों नेगेटिव होंगे और दोनों नेगेटिव टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूं तो भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। एक तो ये चीज है। मैं जरा प्रोडक्ट वाला और चेक करता हूँ। प्रोडक्ट वाला देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब के अपॉन 1। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के आ गया। इसका मतलब क्या है कि भाई देखिए नेगेटिव रिजल्ट कब आएगा, जब दो नंबर्स को मैं ऐड करूंगा तो नेगेटिव रिजल्ट कब आएगा कि अगर मान लीजिए ये वाला नंबर बड़ा है नेगेटिव में, ये वाला नंबर नेगेटिव है और वो बड़ा नंबर है, मान लीजिए -4 है और इधर दे रखा है +1, तो -4 + 1 आ जाएगा -3। ये तो समझ गए। ठीक। अब सोचो कि ये -4 है और ये +8 है, -4 + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4, तब +4 आएगा, -4 + 8 करेंगे तो +4 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव तो नहीं आ रहा रिजल्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अल्फा और बीटा में से अल्फा जो है, यानी कि एक नंबर जो है अल्फा जो है, जो नेगेटिव वाला नंबर है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। या एक दूसरा ऑप्शन भी है कि दोनों नेगेटिव हो जाए, -4 -3, तो -4 + -3 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है। और यहां पर भी मेरे को वही चीज दिखाई दे रही है कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो गए, तो दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव होता है।
और ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है। क्या? कि दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? आदित्य, अक्षत, इशिता, पालकी, बताइए। यस सर। समझ रहे हैं कि दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ये तो है। एक ऑप्शन ये भी है कि एक नंबर नेगेटिव हो लेकिन नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव वाला नंबर पॉजिटिव वाले से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, कभी भी किसी भी हाल में छोटा ही होता है। उसका मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ उसकी वैल्यू, जैसे -3 है तो -3 मान लो ये है, तो ये अगला जो है वो माइनस, मतलब वो 3 से छोटा होना चाहिए, वो +1 होगा। तो -3 +1 अगर मान लीजिए तो क्या आ जाएगा, -2। तो नेगेटिव में आ गया रिजल्ट। लेकिन एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर अगर है तो उनका मल्टीप्लीकेशन तो नेगेटिव आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब आ सकता है, जब एक नेगेटिव हो और दूसरा भी नेगेटिव हो। तो इसका मतलब बोथ नेगेटिव, ऑप्शन बी। ठीक है जी। ये करने के बाद में अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24। 24 में इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल if two zeros of the polynomial x cube plus x square minus 9x minus 9, x cube plus x square minus 9x minus 9 और 3n minus 3 or 3n minus 3, then its third zero is सर हम्म सर हमारे पेपर में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आएगा। क्या कह रहे हो? सर हमारे पेपर में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आएगा। नहीं, क्यूबिक वाला नहीं आएगा, पर इस वाले को करके देख लो जरा। ओके सर। हाँ, then its third zero is ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है -9 और ऑप्शन डी है +9। ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा होता है, देखिए हमें देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक ही करना है बस। ठीक। तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये दे रखा है ना, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर 3n - 3 देन इट्स थर्ड जीरो। तो ये क्वेश्चन करके हमको एक चीज समझ में आ जाएगी, एक बार रिवीजन हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड का, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता किस तरीके से है। तो आप ये देखो, जैसे मान लो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसमें मुझे दो जीरोस दे रखे हैं, तो गिवन जो पॉलिनोमियल है उसको px मान लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। ठीक है। गिवन टू ऑफ इट्स जीरोस एज, जो दो इसके जीरोस दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखा है x इज इक्वल टू 3, एंड जो दूसरा दे रखा है वो है x इज इक्वल टू -3। ऐसे लिख लेते हैं, जो भी जीरो है वो जीरो निकलता कैसे है, वो x की वैल्यूज ही तो आती हैं। तो x की दो वैल्यूज पता है, एक तो x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू -3। इस 3 को इधर ले आओ तो x -3 इज इक्वल टू 0, और इस -3 को इधर ले आओ तो ये हो गया x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जरा देखिएगा कि ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ, तो क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आरएचएस को आरएचएस से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो इंटू जीरो। अभी बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन आ गया, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, कुल मिलाकर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो पूरा बड़ा पॉलिनोमियल है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस नाइन से डिवाइड कर दो, फिर जो रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनली तीसरा जीरो होगा उसका। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दीजिए आप, तो ये लॉन्ग डिवीजन का आपका इससे रिवीजन हो जाएगा, करके देख लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है, उससे मैं डिवाइड करूंगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इससे डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे बड़े पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन, माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन, ये हो गया। ठीक है, अब जरा देखो क्या करेंगे, बस पहला पहला टर्म देखना होता है, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब, और x इंटू माइनस नाइन हो गया माइनस नाइन एक्स, तो उसको क्या करेंगे, उसको x वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, एक्स वाली टर्म तो नहीं आ रही, तो x इंटू माइनस नाइन हो गया माइनस नाइन एक्स, तो उसको x वाली टर्म क्या है, माइनस नाइन एक्स, उसी के नीचे लिखेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, एक्स क्यूब कट गया, माइनस नाइन एक्स प्लस नाइन एक्स कट गया, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए वन, तो प्लस का वन, अच्छा माइनस नाइन, ठीक है, ठीक, तो वन, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए वन, तो वन इंटू एक्स स्क्वायर, और वन इंटू माइनस नाइन, तो दोनों बिल्कुल सेम आ गए, ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल, रिजल्ट आ गया जीरो। ठीक है, अब क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन आया है एक्स प्लस वन, यही हमारा अगला फैक्टर है इसका, तो हम ये कहेंगे पुट द क्वेश्चन इज इक्वल टू जीरो, थर्ड जीरो निकालने के लिए ये जो क्वेश्चन आया है इसको जीरो के बराबर रखो, तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही आ रहा था सभी का, बताइए। चलिए भी ठीक है फिर। अच्छा, इसके बाद अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 25, ये क्यूबिक वाला है तो क्वेश्चन नंबर 25 छोड़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ट्वेंटी सिक्स में है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स, if alpha comma beta are the zeros of fx, zeros of fx is equal to zeros of fx is equal to 2x square plus 8x minus 8, 2x square plus 8x minus 8 comma, then चार ऑप्शंस दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ऑप्शन बी अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बीटा, ऑप्शन सी अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन अल्फा बीटा,
और ऑप्शन डी है अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो करके देख लीजिए क्या दे रखा है यहाँ पर हमको। जो पॉलिनोमियल है ये गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 8x माइनस 8। यहाँ से एक चीज समझ में आती है, जो चीज x² में मल्टीप्लाई हो रही है वो तो a है, और जो चीज x में मल्टीप्लाई हो रही है वो b है, तो b इज इक्वल टू 8, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है -8। तो आप ये देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यही दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा। हाँ ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a, -8/2, 2 4 जा 8, -4 आ गया। और अल्फा बीटा क्या है c/a, यानी कि -8/2, ये कितना आ जाएगा -4। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ऑप्शन ए ठीक है इसका। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा। भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, बता दीजिए। आदित्य, अक्षत, दिशा, इशिता, न्यासा, पलकी, प्राजक्ता। यस सर। यस सर। यस सर। यस चलिए ठीक है, आगे चलता हूँ फिर। 26 के बाद 21 की भी, 27 की भी जरूरत नहीं है, 28 भी छोड़ दीजिए, 29 भी। ठीक है, 29 तक छोड़ दीजिए, 30 देखेंगे क्योंकि ये हमारा 29, 27, 28, 29 तीनों क्यूबिक हैं। ठीक है, 30 देखते हैं। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस the sum and product of zeros of a quadratic polynomial are 0 and root 3 respectively. The sum and product of zeros of a quadratic polynomial the sum and product of zeros of a quadratic polynomial are 0 and root 3 respectively. Are 0 and root 3 respectively. Full stop. The quadratic polynomial is the quadratic polynomial is अब देखो क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं देखिएगा। ऑप्शन ए है x² माइनस √3। ऑप्शन ए है x² माइनस √3। ऑप्शन बी है x² प्लस √3। x² प्लस √3। ऑप्शन सी है x² माइनस 3। और ऑप्शन डी है x² प्लस 3।
ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये ABCD 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 0 एंड √3 रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो सम और प्रोडक्ट 0 और √3 दे रखा है उसका। ठीक है, अब जरा देखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मुझे बनाना होता है तो किस तरह से बनाते हैं? हम ये लिखते हैं अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फॉर्म्ड एज can be formed as पॉलिनोमियल को मान लो fx k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आपकी मर्जी है, के को कुछ भी ले लो। कुछ लोग के को 1 ले लेते हैं, कुछ के को के ही रहने देते हैं, आपकी मर्जी है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है उसके हिसाब से तो लगता है कि के को इन्होंने 1 लिया होगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि के को चाहे तो 1 ले लो, यहाँ पर 1 ले लिया हमने, कांस्टेंट है, हमारी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस तो 0 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस, तो ये तो 0 दे रखा है, 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? √3। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या आ गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस √3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है इसका। ठीक है, अच्छा अच्छा, अक्षत अभी बता रहा हूँ, तुम्हारे डाउट्स भी देख रहा हूँ क्या है। एक तो क्वेश्चन जरा बीच में साइंस के देखने होंगे, बताता हूँ अभी। चलिए 2 मिनट लगेगा, जरा ये मैसेज खुलने में जरा टाइम लग रहा है। मैं अगला देखता हूँ जरा क्वेश्चन इसमें, फिर बताता हूँ तुम्हारे डाउट्स। आवाज आ रही है मेरी अक्षत? यस सर। हाँ, 2 मिनट और रुको बस। क्वेश्चन नंबर 30 हमने अभी देखा, क्वेश्चन नंबर 31 छोड़ना है, 32 भी छोड़ देना है, 33 देखेंगे। 31 और 32 क्यूबिक वाला है तो इसलिए इसको छोड़ रहे हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल if the sum of the zeros of the polynomial px is equal to if the sum of the zeros of the polynomial px is equal to p square minus 23 p square minus 23 into x square minus 2x minus 12 is 1 minus 2x minus 12 is 1 comma, then p takes the values, then p takes the values
P takes the values. ऑप्शन ए है √23, ऑप्शन ए है √23, ऑप्शन बी है -23, सी है 2, सी है 2 और डी है +-5। ठीक है, +-5 ही होगा। वैल्यूज पूछ रहे हैं ना, तो वैल्यूज तो यही है +-5, बाकी सब में तो एक एक वैल्यू दे रखी है, वो तो वैल्यू है, ये वैल्यूज। समझ गए कि नहीं? बहुत बढ़िया तरीके से समझे। चलिए करते हैं। आ गया था क्या? अच्छा, चलो कर लो, कोई बात नहीं भाई, कर लो कोई बात नहीं भाई, तुम्हें मेहनत से कौन रोक सकता है, तुम बहुत मेहनती लड़के हो। x² के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो a है। a इज इक्वल टू पी स्क्वायर -23। x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो -2 है, तो b हो गया -2, और जो कांस्टेंट कॉमन जो कांस्टेंट टर्म है वो है -12, तो c है -12। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, इसका जो सम ऑफ जीरोस है वो 1 दे रखा है, तो अल्फा प्लस क्या, हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन है। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है, फिर इसकी वैल्यू हमको 1 दे रखी है, -b अपॉन है क्या हो गया, माइनस ऑफ -2 अपॉन a कितना है, p² -23 इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाएंगे तो p² -23 इज इक्वल टू 2, तो p² इसको इधर ले आओ, p² -23 -2 इज इक्वल टू 0, तो p² -25 इज इक्वल टू 0, p का स्क्वायर -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, a² -b², इसको बोलेंगे a + b × a - b, तो p + 5 × p - 5 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू +5 ± 5, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब देख रहा हूँ जरा तुम्हारे साइंस के डाउट्स। एक क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स combine with oxygen to form metal oxides, to form metal oxides. Second, all metal oxides are soluble in water.
थर्ड है all metal oxides are basic in nature. फोर्थ है some metal oxides dissolve in water to form alkalis. ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड, ऑप्शन सी है बोथ सेकंड एंड थर्ड, और ऑप्शन डी है बोथ थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन कौन सा? बी। देखिए इन्होंने ये बोला है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ये तो ट्रू है, हमको इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन सेकंड है ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये गलत है, ये गलत है। सेकंड के साथ में कोई ऑप्शन दे रखा है थर्ड वाला, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखो ये मुझे लग रहा है कि शायद ये गलत हम कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि वैसे तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एम्फोटेरिक भी होते हैं नेचर में, ठीक है। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि वो एसिडिक भी है लेकिन बेसिक भी है, तो बेसिक तो है ही। हाँ, तो मेरे हिसाब से या तो ये वाला है, ज्यादा सही तो ये है कि सेकंड वाला गलत है। बताना भाई आंसर क्या है इसका अक्षत? सर सी। सी है ना? तो बोथ सेकंड एंड थर्ड वो इस वजह से है क्योंकि इन्होंने बोला ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो वो बेसिक किस वजह से बोल रहे हैं? क्योंकि एम्फोटेरिक भी होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? वो बेसिक तो है ही, साथ साथ एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। तो ये जो कह रहे हैं ना ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो बेसिक तो होते ही होते हैं सारे, लेकिन कुछ जो हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब एम्फोटेरिक का मतलब बेसिक के साथ एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। इस वजह से ऑप्शन सी, इसी वजह से मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा था। ऑप्शन सी है इसका, ठीक है जी। और जरा तुम्हारा अगला डाउट देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अब ये फिजिक्स का है। If a ray of light enters from a medium A, if a ray of light enters from a medium A, enters from a medium capital A, ब्रैकेट में दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.25, ब्रैकेट क्लोज, into a slab made up of into a slab made up of a transparent substance capital B, refractive index 1.5, then the emergent ray, then
Then the emergent ray अब ये देखो, ये एक डायग्राम भी दे रखा है इन्होंने ऐसे, इधर है मीडियम ए और ये है मीडियम बी। If a ray of light enters from a medium A, refractive index उसका 2.25 दे रखा है, into a slab made up of a transparent substance, refractive index 1.5, इसका refractive index 1.5 दे रखा है, ठीक है। तो then the emergent ray, अब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है will bend towards the normal, ऑप्शन बी है will bend away from the normal, ऑप्शन सी है will be parallel to the incident ray, और ऑप्शन डी है will move straight without any deviation। बता दीजिए। बता दो भाई, विदिशा। हाँ, विदिशा पाल और ये पावनी, बताइए। अरे क्वेश्चन पढ़ दो जरा ढंग से दोबारा। ऑप्शन सी दे रखा है क्या अक्षत? यस सर। सर मैंने भी पहले बी कर दिया था। तो सी क्यों है ये तो बता दो। सी है बिल्कुल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिना मतलब दे रखे हैं, पागल बनाने के लिए क्वेश्चन को लंबा बना रखा है। आप ये देखिए ना, दे क्या रखा है, वो किस चीज के, कौन सी रे के बारे में पूछ रहे हैं। इमरजेंट रे भाई, किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में एंटर कर जाए, रेयरर से डेंसर में, डेंसर से रेयरर में, कहीं भी करे। इमरजेंट रे का मतलब क्या है? इमरजेंट रे तो यहां से इंसिडेंट रे आई, यहां से इंसिडेंट रे आई, फिर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो काम तो रिफ्रैक्टेड रे का होता है। इमरजेंट रे तो वापस आपकी पैरेलल ही हो जाती है इंसिडेंट रे की। तो इसमें इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है ये दे रखे हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं थी। ये ऑप्शन नंबर सी है, ये हमको मालूम है कि जो इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे तो दोबारा से जब बाहर निकल के आती है सेम मीडियम में तो पैरेलल ही होती है। समझ गए? बताइए भाई ऑनलाइन वाले, बाकी बच्चे बताएं, क्लियर है कि नहीं? अरे सारे शांत क्यों बैठे हुए? डायग्राम बनाकर दिखाऊंगे इसका, बताओ। अरे तुम्हें दिखाई दे रहा, ऑनलाइन वालों को नहीं समझ में आ रहा हो। आदित्य, अक्षत, दिशा, न्यासा, बताइए। यस सर। समझ गए या डायग्राम बनाकर समझाऊं? नहीं सर, समझ गए। समझ गए? चलिए जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या हो गया? नींद आ रही है? हाँ, इसको नींद कुछ ज्यादा ही आती है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और देखें। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन a small amount of sodium hydroxide solution is added to a small piece of
is added to a small piece of granulated zinc metal. Granulated zinc metal. Granulated zinc metal in a test tube. In a test tube. ये जो ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल का मतलब क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट इक्वेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट इक्वेशन? चार ऑप्शंस हैं भाई, देखिएगा. Zn plus NaOH gives Na2 ZnO2 plus H2. ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी Zn plus NaOH gives ZnOH whole twice plus NaOH. C ZnO plus NaOH gives Na2ZnO2 plus H2. और डी है Zn plus NaOH gives no reaction. अब देखिएगा यहां जो इन्होंने बोला है a small amount of sodium hydroxide solution is added to a small piece of granulated zinc metal in a test tube. ठीक है, which of the following represent correct equation? तो मैं ये जानता हूं कि जिंक जो है, जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है, तो ये जो तीसरा वाला है ना ZnO plus NaOH, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, एक बार को मैं इसको सही समझ भी लेता, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड, जिंक और एक अकेला जिंक होता है और एक एल्यूमिनियम होता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. तो ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करते हैं. तो अगर NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है तो NaOH एक बेस है, तो उस केस में जो ZnO है वो एक एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है. तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट प्लस वाटर, तो Na2ZnO2 तो बिल्कुल ठीक बना है, ये तो बिल्कुल इन्होंने सही बता दिया. एक बार को कंफ्यूजन आ जाता है दिमाग में, लेकिन H2 गलत बना दिया. यहाँ पर H2O बना देते तो मैं टिक मार देता इस पर. उसके बाद जरा ऊपर वाला देखिए, Zn plus NaOH gives Na2ZnO2, बिल्कुल गलत है. जिंक का NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो ये नहीं बनेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है. तीसरा है Zn plus NaOH gives ZnOH whole twice plus NaOH. NaOH के साथ तो रिएक्शन करा ही रहे हैं, वापस भी NaOH ही मिल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ऑप्शन डी जिंक प्लस NaOH गिव्स नो रिएक्शन, यही बिल्कुल सही है. क्योंकि आप ये देखिएगा कि मैंने कोई भी ऐसा आपको प्रॉपर्टी बताई ही नहीं कि जहां पर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस होता हो. मेटल्स का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ है, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ में वाटर. वाटर के दो कैटेगरीज बताई थी, एक तो हमारा कोल्ड वाटर, कोल्ड और हॉट एक कैटेगरी में, और दूसरा स्टीम. ठीक है, और तीसरी कैटेगरी क्या बताई थी? विद डाइल्यूट एसिड. फिर उसके बाद क्या बताया था? विद क्लोराइड्स. ठीक, बस यही कैटेगरीज थी. और क्या कैटेगरी थी इसमें? बेस वाला तो कोई रिएक्शन था ही नहीं, तो बेस के साथ मेटल कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं. भाई ऑप्शन डी ही होगा ना? सर ए लिखा है. ए कैसे लिखा हुआ है? Zn plus NaOH gives Na2ZnO2. नहीं सर मैंने मेरे गूगल हिसाब पे से देखा था, फिर गूगल पे भी ए ही ऑप्शन आ रहा था. तो मेरे हिसाब से तो भाई ये वाला है, क्योंकि मेटल का बेस के साथ में तो हमने रिएक्शन देखा नहीं. और अगर मान लीजिए है, अगर मान लीजिए है और फिर वो ए वाला ही है,
तो फिर वो हमें करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, हमने जो प्रॉपर्टीज देखी हैं उन प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है, हमने टोटल 6 प्रॉपर्टीज करी हैं और एनसीईआरटी में तो 4 या 5 ही दे रखी हैं। ठीक है ना, तो इसको फिर करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये है तो हाँ हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे हिसाब से तो कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हमें दे रखा होता। ठीक है, देखो कोवलेंट कंपाउंड तो हमारे सिलेबस में है नहीं पहली चीज, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि कोवलेंट और आयनिक में डिफरेंस क्या है, तो आयनिक कंपाउंड जो है वो हमेशा द कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विच आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसमें पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले के कॉम्बिनेशन, कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, और कोवलेंट में हम बोलेंगे कि कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ आयंस, कि वहां पर आयंस शेयर करे जाते हैं। हाँ, कौन से 2 कोवलेंट है बता देंगे कैसे, जैसे मान लीजिए हम किसी को भी देखकर बता देंगे, अगर किसी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आपका आयरन, जिंक ये अगर दे रखा है, तो किसी में भी अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब मेटेलिक पार्ट है उसमें। मेटेलिक पार्ट का मतलब क्या हो गया कि एक कैटायन है उसमें। और अगर मान लीजिए मेटेलिक पार्ट नजर ही ना आए आपको, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, वो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सारे मेटल्स है ना, अगर वो नजर ही ना आए तो कह देना कोवलेंट है। बाकी क्वेश्चन भेज देना, देखकर बता दूंगा। अक्षत ये वाला करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। ओके सर। हाँ ठीक है जी, तो आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी कल देखेंगे। अच्छा, और एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, शायद बताया होगा पहले, मैं परसों क्लास नहीं, कल तो आना है, मैं परसों क्लास नहीं ले पाऊंगा, फ्राइडे को नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, चलिए जी, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ओके।